नमस्कार, मैं हूं अरुण गुप्ता। खबरों की भीड़ से अलग कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनकी तह तक जाना बहुत जरूरी होता है। कुछ ऐसी ही चुनिंदा खबरों को समेटकर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है खबरों की खबर, जिसमें हम हर उस खबर का पूरा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे जो दिन भर सुर्खियों में रहती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद अब पहले से ज्यादा गहरा गया है। शाम होते होते नागपुर में तनाव हो गया। उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, गाड़ियों में आग लगा दी। नागपुर हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कई लोग और पुलिसकर्मी भी जख्मी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह हिंसा क्यों भड़की? नागपुर जैसे शांत शहर में अशांति की आग किसने भड़काई? देखिए इस रिपोर्ट में। औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए विवाद ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया। महाराष्ट्र के नागपुर के महाल में सोमवार रात दो गुटों के बीच विवाद के बाद हिंसा भड़क गई थी। महाल के बाद देर रात हंसपुरी में भी हिंसा हुई। अज्ञात लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की और वाहनों में आग लगा दी। इस दौरान जमकर पथराव किया गया। हिंसा के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। नागपुर के महाल में सबसे पहले हिंसा हुई जिसमें कई लोग घायल हुए। इनमें पुलिस कर्मी भी शामिल है। उग्र भीड़ ने 25 से अधिक बाइक और 3 कारों को आग के हवाले कर दिया। अब तक 60 से 65 दंगाइयों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 25 से 30 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये हिंसा संभाजी नगर के औरंगजेब के मकबरे को लेकर विवाद के बीच हुई। बजरंग दल की और विश्व हिंदू परिषद ने इस मकबरे को ध्वस्त करने की मांग की थी। दोनों समूहों ने सोमवार सुबह नागपुर में भी प्रदर्शन किया था। इसके कुछ ही घंटों के बाद हिंसा भड़क उठी। सबसे पहले सोमवार शाम महाल इलाके में चिटनिस पार्क के पास शाम 7:30 बजे हिंसा भड़की। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने बताया कि हिंसा के सबसे ज्यादा प्रभावित यही इलाका है। यहाँ उपद्रवियों ने कुछ गाड़ियों में आग लगा दी। कुछ लोगों के घरों पर भी पत्थर फेंके गए। इसके बाद रात 10:30 बजे से 11:30 के बीच ओल्ड भंडारा रोड के पास हंसपुरी इलाके में एक और झड़प हुई। भीड़ ने कई गाड़ियों को जला दिया। नागपुर पुलिस का कहना है कि अफवाहों की वजह से झड़प हुई। नागपुर पुलिस के डीसीपी ट्रैफिक अर्चित चांडक ने बताया कि घटना गलतफहमी की वजह से हुई, लेकिन स्थिति अब नियंत्रण में है। पत्थरबाजी हो रही थी, इसलिए हमने बल प्रयोग किया और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। अपराधियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अभी सिचुएशन पीसफुल है नागपुर शहर में, और हमने कुछ एरियाज में कर्फ्यू लगाया। लगभग 11 जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं जो कि मिक्स लोकेलिटीज में है, उसके आसपास हैं, और सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और शांतता है। तो इसमें लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें कस्टडी में लिया है। और इसके अलावा भी जो लोग सीसीटीवी में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। हिंसा भड़कने के बाद नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह कर्फ्यू कोतवाली, गणेशपेट, तहसील लकड़गंज, पचपावली, शांतिनगर, शक्करदारा, नंदनवन, इमामवाड़ा, यशोदा नगर और कपिल नगर में लागू किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान किसी भी व्यक्ति को बिना वजह घर से निकलने की इजाजत नहीं है। घर के अंदर भी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। हालांकि मेडिकल या इमरजेंसी की स्थिति में घर से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, सरकारी कर्मचारी, एग्जाम देने जाने वाले छात्र, फायर ब्रिगेड और एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों पर कर्फ्यू लागू नहीं होगा। महाराष्ट्र के नागपुर के महाल के बाद हंसपुरी इलाके में भी उपद्रवियों ने कई दुकानों और घरों को निशाना बनाया। इसके बाद पुलिस ने शहर में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए। नागपुर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई है, जहाँ पर कई लोग 2-4 हजार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को वहाँ पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनिस पार्क है, यहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहाँ की गाड़ियाँ जलाई और एक ऐसे जगह पर
उनकी गाड़ियां 100-150 पार्क होती थी। वहाँ मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं थी। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। हंसपुरी इलाके के निवासी शरद गुप्ता ने बताया कि भीड़ रात 10:30 बजे से 11:30 के बीच आई और पत्थर फेंके और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस 1 घंटे के बाद मौके पर पहुंची। एक अन्य चंद्रकांत कावड़े ने कहा कि भीड़ ने उसके साथ भी सजावट के सामान को जला दिया और घरों पर पत्थर फेंके। वहीं अधिकारियों ने बताया कि हंसपुरी इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल इलाके में शांति है। बता दें कि एक्टर विक्की कौशल की छावा फिल्म कुछ समय पहले रिलीज हुई थी, जिसके बाद औरंगजेब का मुद्दा गर्मा गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ दिन पहले औरंगजेब की कब्र हटाने की बात कही थी। विवाद तब तो और बढ़ गया और समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब को अच्छा शख्स बताकर उनका मानना है कि औरंगजेब क्रूर नहीं था। उनका दावा था कि फिल्मों के जरिए औरंगजेब की गलत छवि पेश की जा रही है। इसके बाद औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग तेज हो गई है। एक दिन पहले ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने धमकी दी थी कि अगर औरंगजेब की कब्र सरकार नहीं हटाती है तो बाबरी जैसा हश्र होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DN News Plus, रायपुर। नागपुर में हिंसा होने का कोई कारण नहीं है। ये वो जगह है जहां RSS का मुख्यालय है। ये देवेंद्र फडणवीस का निर्वाचन क्षेत्र भी है। हिंदुओं को डराने, अपने ही लोगों से उन पर हमला करवाने, फिर उन्हें भड़काकर दंगों में शामिल करने का यह एक नया पैटर्न है। वही नागपुर हिंसा पर बयानबाजी भी भरपूर हो रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर एक दक्षिणपंथी संगठन के प्रदर्शन के दौरान एक समुदाय के पवित्र ग्रंथ को जलाने की अफवाह के बाद मध्य नागपुर में सोमवार को तनाव हो गया। इस दौरान पुलिस पर पथराव किया गया। हिंसा में 4 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने चिटनिस पार्क और महल इलाके में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। अधिकारियों ने बताया कि हिंसा दोपहर बाद कथित तौर पर कोतवाली के गणेश पेट तक फैल गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर हिंसा पर विधानसभा में बात की। उन्होंने कहा कि नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। अफवाहें फैलाई गई कि धार्मिक सामग्री वाली चीजों को जला दिया गया। यह एक सुनियोजित हमला लगता है। किसी को भी कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं है। उन्होंने साफ किया कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नागपुर हिंसा पर कहा कि कल नागपुर में जो घटना हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई जिसमें 2 से 4 हजार लोग एकत्र हुए और कई घरों को निशाना बनाया, पथराव किया। आगजनी की मोमिनपुरा में जहां 100 से 150 गाड़ियां खड़ी रहती थी, वहां एक भी गाड़ी कल नहीं थी। पुलिस जांच कर रही है कि कहीं ये पहले से सोची साजिश तो नहीं है। लोगों पर हमला किया गया। पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। इस घटना में 4 DCP स्तर के अधिकारी, 30 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। नागपुर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई है, जहाँ पर कई लोग 2-4 हजार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को, वहाँ पर मोमिनपुरा है, महल एरिया है, चिटनिस पार्क है, यहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहाँ की गाड़ियाँ जलाई और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियाँ 100-150 पार्क होती थी। वहाँ मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं थी। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के ऊपर, ये तो लोगों के ऊपर हमला किया ही, लोग तो बाल बचे। पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, उनकी गाड़ियों को भी लक्ष्य कर दिया, उनको भी टारगेट किया। इसमें 4 DCP लेवल के अधिकारी घायल है, उनको पत्थरबाजी कर दी, उनके ऊपर हथियार से हमला किया है। 30 पुलिस कर्मचारी घायल है। पुलिस जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है, पुलिस शांति और अमन बनाने का काम करती है, उनके ऊपर हमला
करना, इसका मतलब कानून पर हमला करना और कानून को हाथ में लेना है। नागपुर हिंसा पर AIM-IM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की फेलियर है। पिछले कुछ दिनों से लगातार माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा था। इसकी भी जब पुलिस में शिकायत की गई तब भी कुछ नहीं हुआ। इससे साफ लगता है कि यह जानबूझकर कराया गया है। शिवसेना UBT के विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि नागपुर हिंसा पर कहा कि मुख्यमंत्री के शहर में ऐसा होता है, सबसे पहले मुख्यमंत्री को सूचना जाती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये लोग दूसरा मणिपुर बनाना चाहते हैं। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने भी आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर दंगा भड़काया गया। उन्होंने कहा कि लोगों को औरंगजेब के नाम पर डराया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। ये लोग देश को खत्म करना चाहते हैं। आप मेरी रिएक्शन पूछ रहे हैं। नागपुर की रिएक्शन आई जब अफवाहें फैलने लगी थी। जब भी किसी शहर में ऐसी घटना होती है, और ये तो खुद मुख्यमंत्री का शहर है, स्वयं उनका शहर है, मुख्यमंत्री भी है, वो गृह मंत्री भी है, और ये अनुमान लगाया जाता है, मैंने भी CMO काफी नजदीक से देखा है, कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट CMO को आता है, CM के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। मणिपुर में अगर आप देखें तो पिछले 1 साल से जैसी बातें हो रही है वैसे ही दंगे हो रहे हैं, किसी न किसी को जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। क्या आज वहां इन्वेस्टमेंट जाएगी? क्या कोई पर्यटन जाएगा? नहीं जाएगा। और यही उनको महाराष्ट्र का करना है, यही हाल उनको महाराष्ट्र के करने हैं। और जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है वहां दंगे भड़काते। नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है। नागपुर RSS का गढ़ है, RSS का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहां मोहनराव भागवत जी बैठते हैं, पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहां बैठते हैं। वहां देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है, वहां दंगे कौन कह रहेगा? किसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है, और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं के ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में। नागपुर हिंसा पर छत्रपति संभाजी नगर कलेक्टर दिलीप स्वामी ने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण स्थिति है। कल बजरंग दल के सदस्यों ने हमें याचिका दी थी। जिले में पुलिस बल अलर्ट पर है। सीपी और मैं जिले के संवेदनशील इलाकों का दौरा कर रहे हैं। दौलताबाद और खुलदाबाद के संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात है। हमने लोगों से अफवाह न फैलाने का अनुरोध किया है। पुलिस सोशल मीडिया पर नजर रख रही है। कल बजरंग दल के कुछ पदाधिकारियों ने यहाँ हमारे ऑफिस में आके निवेदन दिया है, वो हमने शासन को भेजा है। पूरे जिले में हमने महसूल यंत्रणा, पुलिस यंत्रणा को अलर्ट किया है। मैं और एसपी साहब दोनों मिलकर सिटी का और जिले के जहां संवेदनशील एरिया है वहां का हम मुआवजा ले रहे, दौरा कर रहे हैं। दौलताबाद, खुलदाबाद जो संवेदनशील परिसर है वहां पे हमने बड़े पैमाने पे पुलिस बंदोबस्त लगाया है। लोगों को हमने रिक्वेस्ट किया है कि कोई भी अफवाह न फैलाए, कोई भी ऐसा प्रक्षोभक या किसी भी आदमी की भावना को ठेस पहुंचे ऐसे कोई भी वक्तव्य ना करे। शांतता व सुव्यवस्था आबादित रखने के लिए जिला प्रशासन को सबने सहकार्य करना चाहिए, ऐसा हमने लोगों को रिक्वेस्ट किया है। औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए विवाद के बाद भड़की हिंसा के 40 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई पुलिसकर्मी शामिल है। महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब को लेकर शुरू विवाद अब हिंसा तक पहुंच गया है। वो महाराष्ट्र के सबसे शांत शहर में उस पर ये बयानबाजी कहीं आग में घी डालने का काम ना करे, इसके बारे में भी सभी को सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DA News Plus, रायपुर।
बात उस खबर की जिस पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की, जो फाइनली अंतरिक्ष से धरती पर वापस आ रही हैं। कैसे होगी उनकी वापसी, क्या है नासा का प्रोटोकॉल, और आखिर पीएम मोदी ने क्यों लिखी सुनीता को लेकर चिट्ठी, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर बुधवार को धरती पर लौटेंगी। एस्ट्रोनॉट्स को लेकर स्पेसक्राफ्ट आईएसएस से मंगलवार सुबह 10:30 बजे ऑन डॉक हो गया है। भारतीय समय अनुसार बुधवार सुबह 3:30 बजे स्पेसक्राफ्ट लैंड करेगा। सुनीता और बूच विल्मोर की वापसी ये सफर करीब 17 घंटे का होगा। दोनों एस्ट्रोनॉट स्पेसएक्स क्रू कैप्सूल में समंदर में लैंड करेंगे। इस कैप्सूल को खोलने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को स्ट्रेचर पर लाया जाएगा। उन्हें स्ट्रेचर पर इसलिए नहीं लाया जाएगा क्योंकि वो बीमार है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी प्रोटोकॉल का हिस्सा है। दरअसल स्पेस में महीनों बिताने के बाद एस्ट्रोनॉट्स अचानक चल नहीं सकते। उनके शरीर में कई बदलाव भी हो जाते हैं, जिससे बैलेंस और मसल्स पर असर पड़ता है। दरअसल धरती पर ग्रेविटी हमारे शरीर को कंट्रोल में रखती है, लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगातार पृथ्वी की ओर फ्री फॉल में रहता है। इससे एस्ट्रोनॉट्स को वजनहीनता महसूस होती है। जब वो ज्यादा दिनों तक स्पेस में बने रहते हैं तो उनका शरीर इसके लिए तैयार हो जाता है। इसलिए जब सुनीता विलियम्स और बुल विल्मोर धरती पर आएंगे तो उन्हें स्ट्रेचर पर रखा जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ग्रेविटी की कमी से संतुलन बनाए रखने वाले सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस से लौटते हैं तो उनका शरीर फिर से ग्रेविटी को महसूस करने की कोशिश करता है। इससे उन्हें चक्कर आना, कमजोरी और स्पेस मोशन सिकनेस जैसी समस्याएं हो सकती है। हालांकि एस्ट्रोनॉट मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन फिर भी मसल्स और बोन लॉस होता ही है। सफल लैंडिंग के बाद चालक दल को नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर भेजा जाएगा, जहां उनका पोस्ट मिशन मेडिकल परीक्षण होगा। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में रहने के कारण मांसपेशियों की गिरावट, हड्डियों की कमजोरी और रेडिएशन जोखिम का सामना करना पड़ता है। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से मनोवैज्ञानिक चुनौतियां भी हो सकती है। पूरी दुनिया सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रही है। इस बीच उनकी वापसी से पहले सुनीता विलियम्स को लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खत सामने आया है। पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स को ये चिट्ठी 1 मार्च को लिखी थी। इसमें पीएम ने कहा, मैं भारत के लोगों की ओर से आपको शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। आज एक कार्यक्रम में मेरी मुलाकात फेमस एस्ट्रोनॉट माइक मैसिमिनो से हुई। बातचीत के दौरान आपका नाम आया और हमने इस पर चर्चा की कि आपके और आपके कार्यों पर हमने कितना गर्व है। इस चर्चा के बाद मैं आपको लेटर लिखने से खुद को रोक नहीं सका। फाइनली नासा ने सुनीता विलियम्स को लाने के लिए स्पेसएक्स के ड्रैगन क्रू कैप्सूल को चुना। ये कैप्सूल बनने के बाद से अब तक 49 बार लॉन्च हो चुका है। ड्रैगन कैप्सूल्स ने 44 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की है और 29 बार रिफ्लाइट भी हुई है। सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर की वापसी अंतरिक्ष में एक लंबी अवधि के मिशन के बाद हो रही है, जो तकनीकी समस्याओं के कारण लंबी खींच गई थी। नासा की लाइव कवरेज और इस पूरी वापसी प्रक्रिया को लेकर दुनिया भर की नजरें इन अंतरिक्ष यात्रियों पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DA News Plus, रायपुर। खबरों की खबर में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।